प्रिंसिपल साहब की और वाइस प्रिंसिपल मैडम की और सारी जो यहाँ बैठे हुए स्पेशली मोनिका सिंह मैडम ने काफ़ी एफर्ट किए इस प्रोग्राम को पेशे से क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो इन सबकी मैं हृदय से आभारी हूँ। अब सवाल उठता है हमारे आज के टॉपिक का। हमारा टॉपिक है प्रतिस्पर्धा घरेलू हिंसा के परिप्रेक्ष्य में। मैं यहाँ पर जो आप लोग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप लोग क्या इससे परिचित हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम से परिचित? ठीक है। तो इससे पहले क्योंकि यहाँ पता चला प्रोजेक्टर है और यहाँ पर पेंटिंग दिखाई जा सकती है, तो हिंसा शब्द जो हम कहते हैं कि हिंसा आ रही है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, सार्वजनिक हिंसा हो, सामाजिक हिंसा हो, आर्थिक हिंसा हो, किसी भी तरह की हिंसा हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिक अवस्था का परिचय मिलता है। तो जिस व्यक्ति ने हिंसा की है उसकी मानसिक अवस्था क्या है और जिस व्यक्ति पे हिंसा हुई है उसकी मानसिक अवस्था क्या है। तो हमारे पुराणों में भी कहा, पहले एक श्लोक कहा गया है कि स्त्री, जब हम घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों का वर्णन आएगा ही आएगा। तो इन्होंने बताया है कि अनुकूला, विमलांगी, कुलजा, कुशिला, सुशील संपदा, पंचकारा भार्या पुरुष पुण्यो दयानुमते। यानी कि ये 5 गुण जिस स्त्री में होते हैं, अगर किसी पुरुष को उसका साहचर्य मिल जाए तो उसका जीवन सफल माना जाता है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे शास्त्रों में और धर्म में स्त्री को इतना सम्मानपूर्वक स्थान देने के बावजूद सन 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की आवश्यकता हुई? अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो आपने हमेशा देखा होगा कि स्त्री को काफी सम्मान भरी दृष्टि से देखा जाता था और पुराने समय में मात्र सत्तात्मक हम कह सकते हैं एक समाज होता था जहाँ पर स्त्री ही निर्धारित। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की बात करें तो वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मक राज्य हुआ करते थे और स्त्रियों को काफी यथोचित सम्मान मिलता था। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि शास्त्रार्थ जब होते थे तो गार्गी इतनी विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने विद्वता से देश को मोहित किया हुआ है। वहीं हमारे यहाँ सौंदर्य भी कभी कभी नई नई सारी चीजें प्रचुरता में उपलब्ध थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों काल चक्र का परिवर्तन हुआ? क्यों सामाजिक अवस्थाएं या सामाजिक दशाओं में ये परिवर्तन शुरू हुआ? तो धीरे धीरे जब हमने देखा कि हमारे देश में आक्रमण हुए तो सबसे पहले कौन सुरक्षित हुई? महिला। क्यों? तब ये प्रचलन हुआ कि हमें अपनी महिलाओं को अंदर सुरक्षा में रखना है। उसके पहले कहीं किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। आप देखिएगा कि वो अपने लिए अलग से उन लोगों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, वो भ्रमण करने जाती थी। ये बात और है कि महिलाएं ही महिलाएं होती थी, उस वक्त पुरुषों के साथ उतना उनका सम्मेलन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये चीज बढ़ती गई वैसे वैसे स्त्री की दशा उत्तरोत्तर अवनति की ओर बढ़ती। अब क्या है ये घरेलू हिंसा? क्या हम एक पुरुष की मानसिक दशा, हमें पुरुष यहाँ पर बहुलता से उपलब्ध है और ये किसी पुरुष विशेष की बात नहीं हो रही है। ये चूंकि हम घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि
परिभाषा है वो इस अधिनियम में इस तरह से परिभाषित की गई है कि किसी भी स्त्री के साथ अगर जिसके साथ वो डोमेस्टिक रिलेशन में है वो पुरुष उसको किसी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनल भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता है तो वह उसके खिलाफ या फिर उससे रिलेटेड दूसरे रिलेटिव्स हो सकते हैं उसके मित्र, लेकिन डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना बहुत आवश्यक है उस पुरुष के साथ उस महिला की जो कि कंप्लेन कर रही है। तो एक चूंकि यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर मिल गया और लगा कि क्यों ना ये आप लोगों को स्लाइड शेयर की जाए, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक को आएंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो जैसा कि देखा आपने एरिस्टोटल ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था के लिए 7 कारण इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि 7 कारक होते हैं जो उसके चरित्र को या उसकी मानसिक अवस्था को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से हैं ये? कौन कौन से हैं? चांस, किसको कैसा मौका मिल पाता है। दूसरा नेचर, उसकी व्यवहार कैसा है, प्रकृति कैसी है उस व्यक्ति की। फिर तीसरा क्या है? कंपल्शंस, कभी अंडर कंपल्शन किसी को वो काम करना पड़ता है। फिर हैबिट यानी कि आदत क्या है। फिर रीजन, कारण क्या है। और पैशनेट, whether he is passionate about something or not. and desire, उसकी इच्छाएं क्या है। उसके हिसाब से उसको हम निर्धारित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का हो। अब आप देखिए कि कभी भी अपन कहते हैं ना कि हम बहुत तनाव में थे, मैं बहुत गुस्से में था, जब भी आप किसी इस तरह के घरेलू इंसान के जो वो रहता है ऑफेंडर रहता है, आप उससे बात करेंगे ना कि मैं उस वक्त अपने आपे में नहीं था, मुझे याद नहीं रहा, मैंने महसूस नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? उसका कारण ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर इंसान का कंट्रोल रहता है। और सी है वो चीजें? नॉलेज, आपको कौन सा नॉलेज गेन करना है, नहीं करना है, इट इज विद इन योर कंट्रोल। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको कोई भी बाहरी कारण मजबूर नहीं कर सकता कि आप उस वक्त पढ़ लें, राइट? ऐसा होता है ह्यूमन बिहेवियर। देन एटीट्यूड, व्हाट इज योर एटीट्यूड, whether you are positive person, whether you are negative person, whether you want to learn something or whether you are just neutral, कुछ भी हो रहा हो आसपास हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Then efficacy, your emotions, आप किस तरह के इंसान हैं, आप उग्र स्वभाव के हैं, वो कहते हैं ना गरम दल के नेता है या नरम दल के नेता है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करने में। फिर वैल्यूज, हम सबकी जो परंपराएं हैं, हमारी जो घर में परवरिश हुई है, वो वैल्यूज हम ताउम्र निभाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, हमारे घर में तो हमने शुरू से यही देखा है, तो हम तो यही करेंगे। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी आप लोगों ने देखा होगा कितने तरह के व्यक्तियों से रोज मिलते होंगे। आपने अगर किसी को मान लीजिए कोई काम दिया, मैंने मान लीजिए मैडम को काम दिया कि मैडम आप कल इस टॉपिक पे 5 पॉइंट्स बना के लाइएगा। अब अगर आप रिस्पॉन्सिबल हुई तो आप बिल्कुल जाके सबसे पहले वो 5 पॉइंट्स बना के लाएंगे। कुछ लोग हो सकते हैं कि कौन सा मैडम हो सकता है मतलब भूल ही जाए, पूछना देखी जाएगी, तब की तब देखेंगे। फिर एक्सक्यूज के साथ, अरे मैं तो तुमको बनाने वाली थी लेकिन लाइट चले गई, मैडम मैं लाइट को कर ही नहीं पाई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेहमान आ गए, ये हो गया। तो हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर इन योर लाइफ,
डिफाइन कर सकती है। इसलिए ऑलवेज बिवेयर अबाउट योर बिहेवियर इन पब्लिक एंड इन होम और when you are with you only, then also it reflects your inner personality. So these are the things which are in control of ourselves. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बाह्य कारण होते हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कौन से कारण है? अफोर्डेंसेस। मान लीजिए आपकी इच्छा तो बहुत हायर एजुकेशन लेने की है, लेकिन यू कांट अफोर्ड इट, तो क्या हो जाएगा? अब ये बाहरी कारण हो गया। बावजूद इसके कि आपके अंदर डिजायर है, यू हैव ज़ील टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग और यू हैव टू अंडरगो दैट पर्टिकुलर कोर्स, बट योर कैपेसिटी इज नॉट अलाउइंग यू एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। देन सोशल नॉर्म्स। कभी कभी होता है ना कि अपन कुछ काम करना चाहते हैं, अपना मन कर रहा है, लेकिन अपन को तुरंत रोक दिया जा रहा है, ये क्या कर रहे हो? ना, ये समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल एक्शन नहीं है, तो हमें सोशल नॉर्म्स भी देखने पड़ते हैं। फिर फीडबैक। आपने कोई भी काम किया, सबसे सुरक्षित कौन सा बंदा रहता है बताइए आप लोग, जिसको क्रिटिसिज्म का कभी सामना नहीं करना पड़ता? बताइए। जो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन जो करता है उसको ये जरूर सुनना पड़ सकता है, कुछ कहेंगे कि बहुत अच्छा था, कुछ लोग कहेंगे बहुत ही बढ़िया था, क्या कर दिया तुमने, है ना? तो जो करता है वही सुनता है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव फीडबैक आया तो क्या होगा? आपके अंदर करने की ललक बढ़ेगी, उस चीज को हम आगे ले जाएंगे। देन गोल्स। आपने क्या गोल सेट किया हुआ है? जैसे हमारी टीम का गोल है, जैसा पर्टिकुलर गोल, जैसा मैडम ने आपको बताया भी कि 250 से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं अंडर विकी, और एज फार एज NCPC सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जहाँ तक सवाल है, जिसकी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, over 1000 villages across the country I have trained them, and over 800 advocates across the country I have trained them. So it is a huge number of persons with I have interacted to understand what is human psychology, what are their perspectives towards these law and communication, and what they think about this domestic violence, right? And then prompts. हम किस तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, ये भी क्या होगा? बाहर से हमको प्रेरणा मिली, इसलिए हमने उस चीज को किया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो क्या है? 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। आई होप इट इज नॉट बोरिंग। आप लोग को बोरिंग तो नहीं लगा? ओके, ऑलराइट। Now see, I have to ask, because if it is not relevant to you, then I can skip all these slides also and directly come to my point. So right. So human behavior has 3 impacts from what are these factors? Cognitive factors, that is knowledge, expectations and attitude. These are cognitive factors. And what are behavior factors? These are skills. How can you imbibe any skill in your personality? That is very important. Then how do you practice in your day-to-day life? Not in a particular life, but your day-to-day life. Then self-efficacy. That is also very important. Then environmental factor. What are the social norms? Whether there is any access, or whether community allow you to do the particular thing, right? So these are some factors. Now, when you are in conflict, now coming to the point for the domestic violence, okay? There is some kind of act, omission or commission or any action and conduct of yours
That is why you have indulged yourself in domestic violence. तो क्या है, कभी भी हम किसी के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो क्या होगा, you are in anxiety, maybe you are in depression, or maybe you are in a panic situation. Otherwise, you will take a decision with cool mind. But if these three things are there, then definitely your mind is not settled for now. So, what is, who is controller of our body? Our mind, or we can say our brain is the controller of our whole body. So how it controls? Just see, these are 6 parts of our brain. Broadly, we can say, as a layman, we can broadly discuss. Yes. Yeah. How do you motivate yourself in the best way when you feel depressed or something else? I'm coming to that, dear. Have patience. Yes. So, also, a request to all of you, please put your questions or any queries to your notepad, and then I'll complete my lecture. Your all questions will be answered in the best possible manner, right? So these are 6 parts. We can say that front parts, they are for attention. How can we be attentive towards any action or reaction which is happening in front of us? Then how can we focus? Whatever we can see, it comes through thalamus to our mind, right? So how flexible we are to that particular situation. Then are we creative to that situation? Or what is our speed of reaction to that action? That also matters a lot. Sometimes you are seeing that some persons are very quick in responding, but some persons are very lazy. Okay, we will think about it and will let you know. It happens now. And then memory part, your memory part, that is also very important. RAM and ROM, you are aware about that? Right? What is about RAM? Random access memory. Random access memory. What is? Read-only. So ROM is short-term memory and RAM is long-term memory, right? Likewise, our brain has also RAM and ROM. Okay? So those actions who reflects our life or which impacts our life very well, that stores in RAM, and ROM is short-term memory, whatever has happened. Sometimes it happens that we don't remember what is happening, a person whom we meet, generally we forget. Then, how can we define our memory works? See, there are 3 broad registers in our brain. That is sensory register. Whatever information, see, it is very important for domestic violence. What our senses has received signal from the other person, that registered in our mind. If you will ask a woman when she meets a person, she will tell you how he was looking, at her. क्यों? Because the sensory organ, वो she can easily make out कि उसका intention, whether it is nullified or he was having good intention towards her. So this is our sensory register. Then short-term memory. Do not more than 18 seconds we register that particular scene. Then long-term memory. It has capacity of coding. If we remember one code, see, we cannot register as it is, but उससे related कोई हमारा एक code आ गया कि याद है आप जब गाड़ी में पिछली बार आए थे, then that register
register will open and I will recollect all the memories. Yes, yes, yes. It has happened. The sir was there, madam was there, and the topic was that, and we have discussed a lot regarding this. So all the information was not settled there, but a code. So it can be registered. Now, an explicit memory and implicit memory. What is it? We consciously register some memories, right? Like our parties or good memories, we consciously register those memories. And some memories are which are unconsciously registered in our brain. Then, declarative facts and events. If we consciously register some memories, then it has some facts and some events. And procedural memory. It is about skills. Once you have learned that you have to ride a bike, once you have learned you have to drive a car, right? So it is unconscious act. आप बैठोगे, बाइक पे बैठोगे, ऑन करोगे, स्टार्ट करोगे, गियर पे डालोगे, एक्सीलेटर चलाओगे और निकल जाओगे. इसके लिए आपको रोज रोज याद करने की आवश्यकता नहीं होगी कि व्हाट इज द प्रोसेसर. सो कॉन्शियस we have three stages. Unconscious state, we don't know what skills we are having. Then conscious state, we know that we are not having that particular skills in ourselves. And then consciously skill, that we have imbibed that skill in ourselves. That stage is conscious skill. And then unconscious skill, that you can अचानक आपको सोते में से भी उठाएंगे and then you can do that particular thing, right? So it is about that. Then again it is events and experience and facts and knowledge. We can also divide it two type of memory. Now, how we react. Some emotions are responsible for our any action. When we feel happy, you don't need to say that, yeah, I'm very happy. Because your body will reflect your happiness to the others. Then, if you are sad, everybody can easily make out that if you are not well today. आपका भी ऐसा होता होगा ना, जिस दिन आप लोग बहुत खुश होते होंगे, सब कुछ होते हैं, बता दो क्या बात है, क्यों इतने खुश हो, वही तो वजह जरूर है. और जब आप दुखी होते हो तो क्या होता है कि लोग बात पूछते हैं क्या बात है, आज तो तुम उदास लग रहे हो, आज तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या. अपन आराम से, बिकॉज फेस इज द मिरर ऑफ आवर इमोशंस. देन फियर, हो सकता है किसी चीज से डर लग रहा हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो वो क्या रिफ्लेक्ट होगा आपकी बॉडी के एक्शन से. Sometimes you don't like any situation or any person or anything, so you feel disgusting. Then anger, अगर किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया ऐसा कोई चीज जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके बाद का एंगर आपके भी कंट्रोल में नहीं रह सकता. Then surprise, कई बार सरप्राइज ऑफर आ जाता है कि वो वाव, आप मान लीजिए स्टोर में कुछ लेने गए, यू आर नॉट अवेयर दैट कि टुडे you are getting a surprise gift. आपको तो सब वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी सरप्राइज यहाँ मिलेगा. So that is also one emotion. Now, आप ये बताइए कि इमोशंस क्या आपको ऊपर से किसी को डालने की आज तक जरूरत पड़ी है? कभी आप लोगों ने सुना कि ये इमोशन तुम ले जाओ, ये मेरी तरफ से? No, because it is inherent. जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं. और कौन सा इमोशन आपको डोमिनेट कर रहा है? कई लोग कहते हैं, आप देखा मस्ती में आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो हम हर हाल में खुश रहेंगे. और कई लोगों को साथ मीरा कुमारी सिंड्रोम होता है, तो कुछ भी करके दे दो हम रोते ही रहेंगे, है ना. तो कौन सा इमोशन आपको डोमिनेट करता है, ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा. फिर अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी इंटेलेक्चुअल
तुरंत आपका जो डोमिनेट किया उसने, तब आपका कैसा व्यवहार रहेगा, ये आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बताएगा। अब देखिए साहब, फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन क्या है, इमोशन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किस इमोशन के लिए, ये भी एक देखने की चीज है। जब हम एंगर, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें गुस्सा आता है तो ब्लड फ्लो क्या होता है, राइट की तरफ बढ़ता है। कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्यों बढ़ता होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस। Yes, tell me. Now to quick response of anger through physical action. Yes, to hand action. क्यों? क्योंकि अगर हम क्रोध में हो, आपने देखा होगा कि जब भी आपने कभी क्रोध में सुना होगा तो लात मारते नहीं सुना होगा, हाथ मारते। क्यों? क्योंकि it has a scientific reason. हमारा पूरा ब्लड जो है हैंड की तरफ बढ़ता है और उसका रिएक्शन क्या होता है, एक स्लैप, है ना? तो इट इज डिजाइन लाइक दैट, आवर ब्रेन इज डिजाइन लाइक दैट, व्हेनेवर यू फील थ्रेट, एनी फिजिकल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ थ्रेट, योर हैंड्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। देन आप जब आपको डर लगता है, आप लोगों ने देखा होगा आपकी रीढ़ की हड्डी में खड़खड़ाहट होने लगती है, ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग होकर किसी भी एक्शन के लिए तैयार हो सको। कौन से हार्मोन्स होते हैं ये? एड्रेनालिन एंड नोराड्रेनालिन, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे गुस्से के लिए और हमारे डर के लिए। देन हैप्पीनेस और लव के लिए डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन। आजकल तो साहब डोपामिन और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगने लगे हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं और रहे ना रहे दिखना जरूर चाहते हैं, क्योंकि सबको अपनी पोस्ट जो है अपलोड करनी होती है ना साहब, कहते हैं ना कि खुश होने से ज़्यादा खुश दिखना जरूरी है। आज का दौर इस कदर हमारा दिखावटी हो गया, राइट? देन सरप्राइज एंड डिस्गस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? नोराड्रेनालिन। ये अगर हार्मोन्स आपके अंदर बहुतायत में है तो आप मान के चलिए कि आप बहुत जल्दी सरप्राइज हो जाएंगे और डिस्गस्टिंग फील करने लगेंगे। देन कॉर्टिसोल अगर आपके अंदर बहुतायत में है तो आप बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे। कभी भी आप देखिएगा, अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आप कोई वीडियो देखें आप उससे, तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा, क्या वजह थी आपके डिप्रेशन में जाने की या शर्मिंदगी का एहसास करने की। अब ये देखिए साहब, ये हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम जो है, ये आपको एक छोटा सा दिख रहा है, एमिगडाला। दिस इज द बिग पार्ट, ये जो है दिख रहा है क्यों? अब क्या है, ये जो एमिगडाला है ये हमारा अपन कहते हैं चिप, हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चिप है हमारे ब्रेन की। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये 3 रिस्पॉन्सेस के लिए। क्या है ये? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। मान लीजिए जब डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहा सुनी हुई है, कोई आके ऐसे ही तो किसी को नहीं किसी तरह से प्रताड़ित करेगा। अब वो जो कहा सुनी हो गई है, जो सारा यानी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, उसमें आपका रिस्पॉन्स फाइट पर रहेगा, यानी कि आप उसमें काउंटर अपना दोगे या नहीं दोगे, कोई आपका काउंटर एलिगेशन आएगा, कोई काउंटर एक्शन आएगा या नहीं आएगा, या फिर आप चुपचाप वहां से निकल लोगे, या फिर आप कई बार देखा होगा कि जड़वत रह जाते हैं कि क्या हो गया, कि मतलब हम तो इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, और इस तरह से ये 3
responsible. देन माइंड हमारा, अब यहाँ से हम अपने टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। हमारा माइंड जो है वो 3 चीजों का है, एक ईगो और सुपर ईगो। एक क्या कहता है कि मुझे ये चीज अभी करना है, ठीक है। आपके मन में कोई चीज की इच्छा होती है ना, ऐसा हुआ है कभी कि नहीं हुआ है कि मुझे तो ये अभी चाहिए, मुझे तो ये अभी करना ही है। सुपर ईगो क्या कहता है कि अभी ये करना उचित नहीं है, वो सारा आपका शीट आ जाती है सामने, देखो तुमने ऑलरेडी इसमें इतना ये खर्च कर चुके हो, अभी तुम्हें ये करना आवश्यक नहीं है, या फिर इस वक्त तुम्हें लिए दूसरा काम ज्यादा जरूरी है, पहले वो करो, उसके बाद आप इस चीज को करोगे। और ईगो क्या कहता है, ठीक है कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के हमारा जीवन इन 3 चीजों में उलझा रहता है, और यही एक बैकग्राउंड है जहाँ से हम ह्यूमन साइकोलॉजी को अब हम रिलेट करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस में, राइट। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कितने लोगों ने पढ़ा है? प्लीज रेज योर हैंड। Rather, I am happy that no question will come from you. It's for reverse action. All right, it is not so. I was just kidding. Right. तो आप लोग there are 37 sections in Domestic Violence Act, and I was just counting heads whether there are 37 people. So I will ask them to read out one section of this act. Anybody is carrying Domestic Violence Act? He is carrying? Soft copy of it. Alright. So we will go through it. Now when we are talking about what section 1 of any act can say? Right? So, Domestic Violence Act 2005. 2005 के पहले क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती थी, लेकिन जब उसकी प्रचुरता बढ़ गई तो गवर्नमेंट को लगा कि इसके रिगार्ड, क्योंकि देखिए हमारा माइंड ऐसा है, हमारा जो सोशल डिवीजन है वो ऐसा है कि अगर कोई चीज हमें कानूनी रूप से बाध्य करती है तभी हम उस काम को करने से रुकते हैं। तभी हम उस काम को करने से रुकते हैं, है ना। जैसे आपने पेपर में हेडिंग पढ़ी कि ये कानून आ गया है, अब तो अपन अलर्ट हो जाते हैं कि भाई अब ये काम नहीं करना, है ना। तो 2005 में जब गवर्नमेंट ने सोचा तो शॉर्ट टाइटल आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, डेफिनेशन आई सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन, राइट। अब सेक्शन 4 कहाँ से आता है कि सूचना कहाँ देना है, भाई जिसपे डोमेस्टिक वायलेंस हुई है उसकी सूचना कौन दे सकता है? उसकी सूचना ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि ऐसी घटना हुई है, हो सकती है या होने वाली है, वो व्यक्ति इन्फॉर्म कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में कि फला फला व्यक्ति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। फिर अब क्या है, ये किस चीज से गवर्न होगा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल 2006। इसके लिए अलग रूल बनाया है गवर्नमेंट ने और ये उससे कवर होगा। फिर क्या बोलता है सेक्शन 4 कि अगर किसी भी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो उसको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी वायलेंस का शिकार हुए हैं आप उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि वो जाके आप आगे फाइनेंसेस और खर्च करें अपनी इस चीज को प्रूव करने के लिए या फिर अपनी
किसी तरह की रिलीफ पाने के लिए। और ये कहाँ से उसको एम्पावर कर रहा है, कौन सी चीज़ एम्पावर कर रही है उसको प्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्री लीगल सर्विसेज लेने के लिए? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 39 ऑफ 1987। ठीक है। फिर सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि इस घटना की अगर हम कंप्लेंट फाइल करेंगे तो किस सेक्शन में फाइल होगी ना? 498A of IPC, right? 1860, that is 45 of 1860. अब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? सेक्शन 6 बोलता है कि ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम क्या होगी। मान लीजिए कोई महिला पीड़ित है, उसको घर से निकाल दिया गया है, मान लीजिए उसके साथ किसी तरह की प्रताड़ना हुई है, तो इमीडिएटली उसको जाने के लिए एक शेल्टर होम की आवश्यकता है। और शेल्टर होम की क्या ड्यूटी है? अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर वो उसको अपने यहाँ पे अच्छे से यथोचित तरीके से रखेंगे। देन सेक्शन 7 स्पीक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। मान लीजिए उसके साथ किसी उपचार की आवश्यकता है, उस महिला को कोई चोट गंभीर आई है या किसी तरह का है, तो मेडिकल फैसिलिटीज उसको किस तरह से मिल सकती है, इस बारे में इसमें विवरण किया गया है। अब सेक्शन 8 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। Who will be the protection officer? कौन हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर? Any idea? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि इस केस में आप प्रोटेक्शन ये एलिजिबिलिटी अगर आप में है तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। देन अपॉइंटमेंट दैट इज सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 सेज ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती है कि जो उस घटना के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा, एक फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर बनाया है, और उस फॉर्मेट के अंतर्गत उस प्रोफार्मा को भर के वो कहाँ पेश करेंगे, हेल्प करेंगे उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने उस कंप्लेंट को फाइल करने। और कोई भी पेशमेंट या फिर कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है कि उनकी ये भी ड्यूटी है कि उसको मॉनिटरी रिलीफ दिला सके या फिर सीआरपीसी के सेक्शन 20 के अंतर्गत उसको किसी तरह का उनको मॉनिटरी रिलीफ दिला सके। फिर सेक्शन 10 कहता है ड्यूटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या है सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यूटी? सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यूटी क्या है साहब? और कौन सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं? ऐसा कोई भी एनजीओ जिसको अंडर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया हो और वो गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दे सकता है किसी भी पीड़िता को हेल्प करने के लिए, राइट? फिर ये सारे एक्शंस लेकिन वॉलंटरी होने चाहिए, कोई भी मैंडेटरी एक्शन इसमें नहीं है। और या फिर अगर सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत 1860 इट इज सेक्शन 20 ऑफ 1860 अगर इसके अंतर्गत भी उनको रजिस्टर किया गया है तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। देन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें बनानी तो सेक्शन 11 डिफाइन करता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देन सेक्शन 12 इज वेरी स्पेसिफिक कि मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कैसे पहुंचेगी, किस फॉर्मेट में पहुंचेगी और उसमें किन किन चीजों का होना आवश्यक है। और मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज इसमें क्या है कि उनको एक डेट फिक्स करना चाहिए जो कि 3 तिथियों से आगे न बढ़ पाए, और
विद इन 60 डेज उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें फाइनल ऑर्डर करना पड़ेगा. इट इज मैंडेटरी. नाउ सेक्शन 17 व्हाट इट सेज, it says about right to residence. If it is a shared accommodation, so she can stay over there. And it also force or enforce for economic relief, whether it is verbal and emotional violence. अगर उनके साथ किसी तरह की मौखिक या फिर इमोशन भावनात्मक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया है. फिर इसके साथ ही साथ उनको टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चाइल्ड भी मिल सकता है सेक्शन 17 में. और जैसा कि मैंने बताया कि विद इन 60 डेज उसमें जज साहब को जजमेंट भी पारित करना पड़ेगा. और सबसे ज़्यादा विशेषता इसमें इस बात की है कि मल्टीपल केसेस में एक साथ जजमेंट हो सकता है. मान लीजिए वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कर रहे हैं और साथ ही साथ सेक्शन 13 का चल रहा है, सेक्शन 9 चल रहा है, 125 CRPC चल रहा है, या वार्ड्स वाला सेक्शन 28 चल रहा है मेंटेनेंस के लिए. तो ये सारे केसेस एक साथ उसमें जज साहब ले सकते हैं उसको. और ऑर्डर होने के बाद विद इन 30 डेज कोई चाहे पिटिशनर हो चाहे डिफेंडेंट हो वो अपील के लिए जा सकते हैं. दोनों को ये अधिकार मौजूद मतलब मिला हुआ है. देन सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर. प्रोटेक्शन ऑर्डर कैसा होगा, किसके द्वारा दिया जाएगा, इस बारे में बताया गया है. फिर सेक्शन 19 क्या कहता है, रेसिडेंस ऑर्डर फॉर रिसाइडिंग एट मैट्रिमोनियल हाउस. मैट्रिमोनियल हाउस में वो एम्पावर करता है सेक्शन 9 महिला को अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रहने के लिए. देन सेक्शन 20 कहता है मॉनिटरी ऑर्डर्स फॉर हर एंड चिल्ड्रन. सो दीज आर सम 37 sections which you can have gone through your soft copy, right? So what is significant here? What is significant here? What is the relevance? Why we are discussing today about domestic violence? And the core topic is our core topic, right? So what is our topic? Can anybody read aloud? What is our topic for the day? घरेलू हिंसा के परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता, राइट? अब क्या हुआ कि जब इस तरह के केसेस बढ़ने, ठीक है, कोई भी कानून आता है तो सबसे पहले किस चीज की बात आती है? Actually, there are 37 sections and there is no need to read everything, verbatim before all of you, because all of you are very learned. So I don't want to waste your precious time. So now we can discuss what is the relevance of mediation. Any idea? What kind of this section 498A domestic violence? Is it civil? Is it criminal? What is it? आप लोग कौन से सेमेस्टर के हैं? सेकंड सेमेस्टर के. ऑलराइट. तो जब ये आईपीसी में है तो इसका कैसा होगा, प्रकृति क्रिमिनल प्रकृति होगी, राइट? साथ ही साथ इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज नॉट बेलेबल ऑफेंस एंड इट इज नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस. यानी तीनों नो आर देयर इन दिस 498A. Still, I have written here मध्यस्थता घरेलू हिंसा के परिप्रेक्ष्य में. तो सवाल होता नहीं कि कैसे बात कर रहे हैं लोग, नहीं होता? Then it's okay. It is worthwhile studying here. अगर
नहीं उठता तो फिर मुझे लगता कि लॉ कॉलेज में इतना तो एक बेसिक अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हो सकती है। सेम यही दिमाग में आया किसके, सुप्रीम कोर्ट के, जब लोगों ने कहा कि इतने सारे मल्टीपल केसेस इंस्टीट्यूट हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, एंड सिंस इट इज नॉन कंपाउंडेबल तो इसका क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट्स हमारे ओवरबर्डन है और जब ये चीज भी जुड़ गई तो क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा केस था, इट इज राम गोपाल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट केस क्योंकि हमारे स्टेट का ही केस है। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट को ये प्रॉब्लम आई कि चूंकि नॉन कंपाउंडेबल है तो इसको क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर किया हाई कोर्ट्स को कि ये नॉन कंपाउंडेबल नेचर का होने के बावजूद अगर दोनों पार्टीज के बीच में बाकी केसेस में एमिकेबल सेटलमेंट हो रहा है तो इसको भी अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हाई कोर्ट में क्वेश्चन कराया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम किस जजमेंट का है ये, राम गोपाल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देन बीएस जोशी के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या देखा कि अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी कैन क्वेश्चन क्रिमिनल proceeding in a non-compoundable case. It was held in that B.S. जोशी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर सकती है। पहले केस में क्या प्रॉब्लम आई कि ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसको हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन उठा उसने। दूसरे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको हम कर सकते हैं। देन द हिस्टोरिकल केस ऑफ श्रीनिवास राव वर्सेस दीपा, इट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील में क्या कह किया कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से अगर बाकी सारे केसेस सेटल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि उसमें 498A को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन भी किया जा सकता है। देन मानस आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ अनदर केस कहाँ का है, ये है दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जहाँ पर अगेन इस चीज को एम्फसाइज किया गया कि इफ बोथ पार्टीज आर सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स एमिकेबली अदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स देन ओनली इट कैन बी सेटल्ड थ्रू और इट कैन बी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इन एनी हाई कोर्ट। एंड फाइनली डॉक्टर जया सगाडे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में काफी सारे नॉन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए कि किस तरह की कंडीशन, सपोज द वुमन इज हैविंग प्रीवियस इंजरी एंड थ्रेट ऑफ लाइफ, अब आप बोलो कि हमने तो सेटल कर दी है, so you have to check whether they are willingly settle their matter or there is some kind of pressure or threat to life, that is why they are compelled to settle their matter. So there is a huge discussion regarding this in this particular Dr. Jaya Shakade and the state of Maharashtra. तो ये जो मध्यस्थता के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की हुए जो मीन्स आगे कि किस तरह से हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में हम इसको सेटल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ हमारे उधर की केस का ही। मेरे पास एक केस आया था एंड ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी आई वोंट बी एबल टू disclose parties name, but I will disclose the situation. In which situation they have come to the court and they have approached mediation. What has happened? One husband and wife with their 8-year daughter, they were lived together happily, so-called happily. And one day what has happened? The daughter was told to play games on mobile and all the internet things she was doing. So suddenly father गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो गया, उन्होंने उसका फोन उठा के फेंक दिया। अब ये किसके
बच्ची के साथ एक्शन हुआ तो माँ चुप रहेगी। माँ दौड़ती हुई आई, उसके हाथ में जो भी था उसने लेके हस्बैंड को मार दिया। ठीक, अब उसके बाद फिर स्टोरी तो यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद क्या नहीं हुआ और फाइनली सारे अपना मतलब कहते पैकेज लगता है केस का। 13 लगेगा, फिर सामने वाला सेक्शन 9 लगा देगा, फिर 125 दे देगा, अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना है तो वो सेक्शन 9 तुरंत लगा देगा। ये सब समझते हैं हम लोग, इतना प्रैक्टिकल तो सबको हो रहा है। 498A लगाना एक ऐसी चीज होती है, देखिए दोनों एस्पेक्ट है, हम कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो वो पीड़ित महिलाएं हैं जो वास्तव में पीड़ित है, और एक सबका वो है जो कि इस चीज को मिसयूज करता है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं 498A फाइल कर दूंगी। 498A फाइल करने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए आपने सामने वाली पार्टी ने सेक्शन 13 का लगा दिया या सेक्शन 9 का लगा दिया है, बावजूद इसके आप उसके बाद 498A सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ जिसके साथ आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, उसके जो मेल रिलेटिव्स हैं, इन विद यू आर इन डोमेस्टिक रिलेशन, यू कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक, तो ये सारी जब चीजें हुई तो कहाँ से पता चला, बुद्धि सुंदरता कैसे शुरू हुई कि भाई ठीक है ये सारा हो गया। अब जब हम जाते ना कोर्ट में जाते हैं कि भाई ये तो आपको ब्रॉड सिनेरियो दिखा कि सारे घर का सामान टूट गया, सब हो गया, क्या हो गया, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। कोर्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे कि इंजरी किसको कितनी आई थी, कितने दिन का किसका लॉस हुआ, कितना मॉनिटरी उसकी वैल्यू होगी, कितना इमोशनल उसको एक्सप्लॉइट किया गया, ये सब डिस्कस करेंगे। बट मीडिएशन इज समथिंग डिफरेंट। हमको गांठ दिख रही कि ये गांठ लगी हुई है, अब हम कहाँ जाएंगे उसके तह में कि ये बताइए ये गांठ कैसे लगी। ठीक है, ये स्थिति है, दिस इज फैक्ट कि आप लोगों के बीच में ये स्थिति बनी और इसके नाते आपने ये एक्शन लिया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जब आप शुरुआत में जाएंगे तो शुरुआत में कहाँ पे बात आई कि बच्ची फोन से खेल रही थी, यानी घटना क्या थी कि बच्ची फोन से खेल रही थी और उसने प्रोवोक किया फादर को गुस्से में कि पढ़ने की बजाय तो ये मोबाइल से खेल रही हो, अच्छे की गुड फेथ है, गुड फेथ में किया गया एक्शन है। लेकिन अब ये क्या हो गया, इसको बेलाफाइड रूप दे दिया गया कि इनका तो नेचर ही ऐसा है। फाइनली वो सेपरेट ही हुए क्योंकि उनमें नहीं बन पाई कंसेंट और कंसेंसस भी नहीं पहुंच पाए किसी भी चीज में, क्योंकि वो एक्ट ऐसा था कि उसको अनडू करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये जो हमने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा कि कैसे किस तरह से आदमी आवेश में आ जाता है, किस तरह से क्रोध में आकर वो ऐसी भूल कर सकता है जिसको कई बार क्या होता है रिपेयर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं लॉ स्टूडेंट्स बाद में बोलूँगी, क्योंकि लॉ हम चुनते हैं नहीं चुनते हैं ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हर युवा पीढ़ी देश की जिम्मेदार नागरिक बनेगी। देश आगे चल के राष्ट्र निर्माण में किसको सहयोग देना है, आप ही की पीढ़ी को, आप ही लोगों को आगे बढ़कर इस चीज का निर्माण करना है। तो अगर हर एक व्यक्ति हम में से जो हमारा गोल है, हमारी विकी का गोल है, मेरा व्यक्तिगत गोल है कि हम समाज को विवादहीन रूप में देखना चाहते हैं, तो कैसे होगी इसकी शुरुआत? अगर मान लीजिए हर व्यक्ति दृढ़ता के साथ ये सोच ले कि ना मैं हिंसा करूंगा ना ही हिंसा सहूंगा, तो क्या होगा बताइए? अच्छी शुरुआत है ना कि ना हम घरेलू हिंसा करेंगे, जितने पुरुष हैं वो अगर इस चीज को कहें, अपने आप से वादा करें, किसी और से वादा किया हुआ कभी पूरा नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन अगर आप अपने आप से कोई वादा करते हैं वो जरूर पूरा होगा, ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। तो अगर आप अपने आप से वादा करते हैं कि ना हम घरेलू हिंसा करेंगे ना ही होते हुए देखेंगे,
सहना भी अन्याय होने के बराबर है। तो हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट फ्री रहने की कोशिश करें, हमेशा जड़ में जाएं कि ये मुद्दा आया क्यों। अगर कोई आक्रोश है, अगर कोई क्रोध है, तो उसका कारण क्या है, और अकारण कोई क्रोध है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने में भी कहीं कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा का दायित्व भी आप ही पर है। दूसरे लोग तो फिर भी बाद में आएंगे, आप स्वयं रहेंगी जो कि अपने आप को बचा सकती हैं, अपने आप को मजबूत कर सकती हैं और दूसरों की सहायता कर सकती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और जिस पर हमने डिस्कस किया सारे सेक्शंस, ह्यूमन साइकोलॉजी और किस तरह से हम उस चीज़ को विरोध कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि घरेलू हिंसा के केसेस को मीडिएशन में भेजा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी